बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। यहाँ पर हम करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से बातें और इसके अलावा दीगर खेलों पे भी बात करते हैं अपने इस शो के अंदर। कल हमने देखा पहला एलिमिनेटर खेला गया और जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। हेल्स ने बड़ी शानदार इनिंग खेली और अपनी टीम को फतह दिलाई। इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे जो साथी एक्सपर्ट हैं रियाजुद्दीन साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो है जावेद खान साहब KCC जोन के जो साबका सदर हैं, उनके साथ साथ जो हैं जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो रियाज साहब है, कल 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कैसा देखा मैच को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, कल का बड़ा क्रूशल मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और जाहिर है मतलब ये कि जो टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई टूर्नामेंट से। गो के पेशावर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। कल पेशावर ने बैटिंग मतलब टॉस जीत के सही फैसला था उनका बैटिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने सोचा था उसके मुताबिक गो के आप ये देखें कि कामरान अकमल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 58 रन बनाए 39 गेंदों पे, जबकि शोएब मलिक जिस तरह हमेशा खेलते रहे उन्होंने भी मतलब ये कि 43 गेंदों में 55 रन बनाए। फिर इसमें शक नहीं कि हसन हुसैन तिलत वो भी निस्बतन अच्छा खेल का मुजाहरा करने में कामयाब रहे। 15 गेंदों पे उन्होंने 28 रन बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हारिस जो हमेशा मोहम्मद हारिस जो हमेशा से बहुत अच्छी, जब से उन्हें चांस मिला था इस इवेंट में उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। और मुझे लगता ये था कि मतलब ये था कि जो दूसरे बैट्समैन हैं या उनकी टीम, मतलब वहाँ पे एक ऐसा माहौल मेरे ख्याल से बन गया उनके ड्रेसिंग रूम में कि सब की तवक्कात जो हैं मोहम्मद हारिस से बहुत ज़्यादा बन गई थी, जिसकी वजह से दूसरे जो बैटर थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं ले सके जो उन्हें उस वक्त और हालात के लिहाज से उस क्रूशल स्टेज पे लेनी चाहिए थी। और मैं ये समझता हूँ कि कल हारिस के रन्स ना बनाने की वजह से थोड़ी सी कमी महसूस हुई, इसलिए कि 5-10 रन अगर और बन जाते, इसमें कोई शक नहीं कि 169 जो है एक अच्छा स्कोर था इस विकेट पे अगर उनके बॉलर्स काबू कर लेते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाद में जैसा आपने देखा कि जब इस्लामाबाद की मतलब बैटिंग आई तो इस्लामाबाद ने ज़ाहिर 170 रन बनाए और 3 बॉलें उन्होंने पहले ये बना लिया। तो इससे ये लगता है कि मतलब ये कि उनकी मतलब टीम की जो बैटिंग लाइन है वो काफ़ी डेप्थ थी, लेकिन वो भी बीच में लड़खड़ा गए थे। एलेक्स हेल्स को आपने देखा कि शुरू में ही उनको चांस मिला था जब खालिद जो थे उनका कैच ड्रॉप करने में कामयाब रहे थे। तो नो डाउट कि हमने कल भी एलेक्स हेल्स से मुतालिक बात की थी। हमने उसके उन एक्ट पे तो थोड़ा सा मतलब जायज़ एक क्रिटिसिज्म किया था कि वो जब उनकी मर्जी आई वो चले गए, जब मर्जी आई वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। इस्लामाबाद को फ़ायदा ज़रूर हो गया। इस्लामाबाद को फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उन्होंने 62 रन बनाए और यकीनन उनको फ़ायदा हुआ और ये एक बड़ा अच्छा बात खुद उनके हक़ में। बाकी कि मैं समझता हूँ कि कल आज़म खान ने गो के मतलब ये कि 28 रन बनाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच को जिताने में आज़म खान का ही किरदार था, इसलिए कि मैच उस वक्त फंस गया था। अगर वो जो उन्होंने 6 और चौके लगाए हैं आज़म खान ने तो वो बहुत ही बर वक्त लगाए हैं, बड़े अच्छे लगाए हैं। आप देखें शादाब के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा। कल हम बात कर रहे थे कि एलेक्स हील्स और शादाब के आने से उनकी टीम जो है उसमें निखार आ गया। 22 रन गो के उन्होंने बनाए। इसी तरह से मतलब ये कि आप देखें कि इरशाद जिनका हम जिक्र कर रहे थे सलमान इरशाद, उन्होंने 3 विकेटें ली। तो मतलब ये कि उन्होंने अपनी टीम की मतलब जाहिर है परफॉर्मेंस जो कामयाबी थी उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। जावेद भाई क्या कहेंगे, 100 टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने कल और यकीनन जिस तरह पिछले मैचेस में हमने देखा था कि टॉस जीतकर जो टीम बैटिंग करती थी या फील्डिंग करती थी एडवांटेज ज़रूर होता था, तो कल पेशावर ज़ल्मी ने इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। टॉस जीता, 169 रन स्कोर किए। गो के वो तवक्कुआत जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे, तवक्कुआत थी कि मोहम्मद हारिस से रन करते तो ये 169 से प्लस रन हो सकता था, क्योंकि जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस पे टीम डिपेंड करना शुरू कर दी थी, उन्होंने रन नहीं किए। लेकिन गो के फिर उसके बाद कामरान अकमल ने 58 रन की इनिंग खेली, शोएब मलिक ने 55 रन की इनिंग खेली। तो समझते हैं कि थोड़ा सा अगर मोहम्मद हारिस से खेल जाते तो रन प्लस होता और फिर यकीनन फ़ायदा पेशावर ज़ल्मी को होता। देखें शहजादा मोइन, अच्छी टीम की और चैंपियन टीमों की ये पहचान होती है कि उसमें बॉलिंग साइड एंड बैटिंग साइड कम से कम 2 से 3 मैच विनर होते हैं। अगर एक प्लेयर मोहम्मद हारिस नहीं चले तो एक अच्छी टीम के लिए बड़ा सेटबैक नहीं होना चाहिए था, जो कि हुआ। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें कि यही टीम अभी गुज़श्ता 4-5 मैचों में बड़े लड़खड़ाते हुए अंदाज में यहाँ तक पहुँची।
क्यों इनके 3 टॉप नॉच प्लेयर जो है बाहर हो गए थे, वट एवर रीजन के तहत। शादाब का तो लेजिटिमेट रीजन था, लेकिन जब एलेक्स हेल्स वापस आए जो एक कंट्रोवर्सी जो जन्म ली और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, तो किसी तरह मैनेजमेंट उनको लाने में वो कामयाब हुई। अब आप देखें सिर्फ एलेक्स हेल्स ने ही 62 रन किए इस्लामाबाद की तरफ से, अगर देखा जाए बड़ा स्कोर। और फिर जैसे बर्क रफ्तार रियाज साहब ने कहा, आजम के वो रन जो थे ना, अगर वो नहीं होते वो फिर कल इस्लामाबाद यूनाइटेड इवन 169 का हदफ अचीव नहीं कर सकती थी। तो अगर सारी चीजें आपके हक में चले जाएं तो वो तो फिर एक चैंपियन टीम की निशानी होती है ना। लेकिन बात यह है कि अगर आपके ओपनर नहीं चले तो आपके मिडिल ऑर्डर में इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो भी एक में हम देखते हैं कि जावेद साहब शोएब मलिक, हुसैन तलत, यही 2 बैट्समैन थे जो पिछले मैचेस में भी रन करते आ रहे थे। तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का फुकदान मिडिल ऑर्डर में चलता आ रहा था, क्योंकि हम देखें हर मैच में शोएब मलिक ही रन करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखें शोएब मलिक भी एक तरह से 50s के अंदर ही आउट हो जाते थे, क्योंकि वो ऊपर अगर नहीं चलता था कोई बैट्समैन, मोहम्मद हारिस अगर या कोई और बैट्समैन, तो फिर शोएब मलिक एक एंकर का रोल प्ले करते थे। तो जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर के एलेक्स नहीं, वो दूसरे पर जो इंग्लैंड से आए थे अभी ओपनर, जिन्होंने बर्क रफ्तार पहले ही मैच में 100 कर दिए थे। नहीं, अपने जिन्होंने आती 100 कर दिया था। तो ऐसा प्लेयर हमें जरूरत है कि जेसन रॉय की, कि वो जो 100 होता है ना, अगर कल मोहम्मद हम हारिस की बात कर रहे हैं, अगर वो इस टाइप की इनिंग खेल देते तो मैच का नक्शा पलट जाता, और अगर 200 रन हो जाते या 200 से 190 प्लस, तो इस्लामाबाद के लिए बड़ा मसला था। अब आप ये देखें इस्लामाबाद के आसिफ अली, वो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस, 3 मैचों का लगातार जितवाना, वो लग ही नहीं रहा है कि वो आसिफ अली कहाँ खो गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये चैंपियन टीम ही चैंपियन बनेगी, और वो क्लियरली अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो वो मुल्तान सुल्तानी है। लेकिन क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी, इवन दो हारे मोहम्मद राशिद के जाने के बावजूद लाहौर कलंदर एक मुकम्मल आउटफिट है। मैं समझता हूँ बड़ा कांटे का मुकाबला होगा स्टेटिस्टिकली मुल्तान सुल्तान, लेकिन लाहौर कलंदर भी कोई ऐसा नहीं है पीछे। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? हेल्स ने एक अच्छी इनिंग खेली, टीम को फतह दिलाई। दूसरी तरफ हम देखें कि कामरान अकमल मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर उन्होंने आकर रन किया। तो समझते हैं कि हेल्स के आने से जो है इस्लामाबाद भी मजबूत हो गई और पेशावर ज़ल्मी तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन अब जो मैचेस हैं, हेल्स अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, और दोबारा टीम में आने के बाद एक विनर कप्तान भी वो टीम को लीड करते नज़र आ रहे। तो शादाब से भी फ़र्क पड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को? जैसे रियाज भाई ने कहा, जावेद भाई ने कहा, पूरा बता दिया कि पेशावर के साथ क्या हुआ। असल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शादाब के आने से फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन वो 100% फिट नहीं है। शादाब 100% वो फिट नहीं है। बॉलिंग ज़रूर उसने अच्छी करा दी, लेकिन फील्डिंग में वो नज़र आता पूरे ग्राउंड में, जो कल के मैच में नज़र नहीं आया। हेल्स के आने से फ़र्क ज़रूर पड़ा, लेकिन आप देखें हेल्स को 1 नहीं 3 चांस मिले, बिल्कुल रन आउट भी गए उसके 2। असल में हेल्स पे डिपेंड नहीं कर सकती इस्लामाबाद। जैसे जावेद भाई ने कहा है, आसिफ है, आसिफ कुछ नहीं कर रहा। अब सिर्फ अगर हेल्स खेलता है, आजम खान खेलता है, तो टीम उठती है। शादाब खेलता है, शादाब तो आपको पता हुआ एंकर का रोल अदा करता है, वनडाउन आके अच्छा खेलता है, उसी ने टीम को उठाया था। जैसे ही शादाब खान टीम से आउट हुआ है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बैठ गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई। ये एलेक्स हेल्स आया और फिर आपने कैप्टनशिप, जो जेन्युइन कैप्टन है यार, उसने आकर टीम को बिल्कुल खड़ा कर दिया। लेकिन कल पेशावर ने थोड़े से रन्स कम कर दिए, कुछ गलतियां कर गए। हारिस को खिला दिया ऊपर, ठीक है वो रन करता है, उससे रन नहीं हुए। आपको चाहिए था वन डाउन पे उसको हैदर अली को भेजते, स्कोर आपको चाहिए था। कल अहम मैच था, उनसे ये गलतियां। फिर उसके बाद बॉलिंग देख लें, उसके स्पिनर ने आउट क्लास बॉलिंग की, लेकिन कप्तान वहाब रियाज है, उससे वो बॉल नहीं, रिवर्स स्विंग के टाइम पे उससे रिवर्स स्विंग नहीं हुई, उसको रन्स लग गए। ये मेन वजह थी उसके हारने की, गलत फैसले कर दिए। बैटिंग बिल्कुल सही ली थी, लेकिन उन्होंने जो ये बैटिंग ऑर्डर पे कर दिया। अब मलक ने 50-58 रन कर दिए। मलक अपनी बारी लेता है, मलक ने कोई वो नहीं जी ठीक है 58 रन कर दिए। भाई तू सीनियर प्लेयर है, तो उस पर दियो तो रन करके दे। 58 रन उसके किसी काम नहीं आए। अगर 70-75 पे चला जाता तो पेशावर जो है आज मैच में होता, वो आउट ना होता।
सब क्या कहेंगे वहाब रियाज के हवाले से? हमने देखा कि लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है सुपर ओवर बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करते नजर आए थे। कल उस किस्म की बॉलिंग करते नजर नहीं आए, वो रिदम नजर नहीं आया, तो समझते हैं कि बड़ा फुकदान भी रहा कल पेशावर ज़ल्मी का वहाब रियाज की वजह से। देखें शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मतलब अपने तजुर्बे का और अपनी फिटनेस का निचोड़ जो था ना वो सुपर ओवर में करा दिया। अच्छा, ये इस तरह की जो बाज़ स्पेल और पैचेस में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस कभी कभी होती है। आपने देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब मोहम्मद आमिर ने भारतीय बैट्समैनों को तहस नहस कर दिया था और पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी थी, और उस स्पेल के बाद वो मेरे ख्याल से एक आधी दफ़े कोई स्पेल करा सके मोहम्मद आमिर, है ना, उसके बाद से वो नहीं करा सके। इसी तरह आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी ने आईसीसी जो वर्ल्ड कप था अभी दुबई में, उसमें जो भारत की टीम के एक तो आमिर ने आईसीसी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में उड़ाए थे, और शाहीन शाह अफरीदी ने 2022-21 की जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, उसमें भारत के परखचे उड़ा दिए थे। गो के हम वर्ल्ड कप ज़ाहिर ज़रूर हार गया, लेकिन हम समझते हैं भारत को हरा के हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, और वही शाहीन शाह अफरीदी आपने देखा कि मतलब बाद में वो नहीं कर सके परफॉर्मेंस। तो देखें जितने भी मतलब बैटर या बॉलर्स होते हैं उनका मतलब एक दिन होता है जिस दिन वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बहुत कम ऐसे खिलाड़ियों की मिसाल आपके सामने होगी जो ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 3-4 मतलब मैचेस के बाद फिर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फिर अच्छी देते हैं। तो वहाब रियाज पे यकीनन उनकी टीम डिपेंड कर रही थी। वहाब रियाज को जिस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं कर पाया। बिल्कुल, कल के मैच में वहाब रियाज को जिस तरह बॉलिंग करनी चाहिए थी वो करदगी दिखाते नजर नहीं आए, जिसके बाइस हम समझते हैं कि कल पेशावर ज़ल्मी बहुत अहम मैच में जो फतह नहीं हासिल कर सकी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जाएगा। अब वक्फे से पहले बात हो रही थी वहाब रियाज के हवाले से। रियाज साहब, वहाब रियाज के हवाले से तो हमने बात कर ली, थोड़ी सी बात आज़म खान के हवाले से भी कर लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी जहां पर अच्छी परफॉर्म करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाई दिए, तो वहां पर आज़म खान का रोल भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बेस्ट मैचेज में आज़म खान ने जो है रन किए हैं, तो समझते हैं कि आगे अब आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आज़म खान अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए हो सकता है कि नाम उनका आ जाए। बिल्कुल, देखें आज़म खान तो पहले भी आईसीसी वर्ल्ड कप जो दुबई में था उसके लिए टीम में आ गए थे, लेकिन मेरे बाद में एक बाकायदा एक उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई और उनको टीम से अलग होना पड़ गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़म खान में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है और वो कैपेसिटी है कि मैं मुस्तकबिल में देख रहा हूँ कि वो न सिर्फ टीम में होंगे बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनके फादर की हैसियत से मोइन खान हर वक्त उनके साथ हैं, यकीनन वो उनको गाइड करते होंगे, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है शहजादा के जब किसी मतलब प्लेयर का भाई या बाप जो है, फादर जो है वो मतलब उसके मतलब उसको बता रहा हो। मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच जैसे मैंने पहले कहा कि आज़म खान ने अगर उस वक्त जो स्ट्रोक खेलें अगर वो ना खेलते तो टाइम निकल जाता, इसलिए कि देखें वहाब रियाज विकेट तो नहीं ले सके लेकिन उन्होंने रन्स कंटेन की और बाज़ गेंदें उन्होंने बड़ी अच्छी कराई हैं वहाब रियाज ने। हाँ, हम हसन अली को दाद देंगे, कल हसन अली जो थे अनफिट थे और वो आए और उन्होंने 3 विकेटें ले गए। और जहाँ तक आप बात करें लाहौर इस्लामाबाद की, मैं ये समझता हूँ कि आज तो मतलब देखें दोनों टीमों के लिए डू और डाई वाली कैफियत है, और जो भी टीम मतलब ये कि आज तो मतलब इनको 100% देना होगा, ऑल आउट जाना होगा, इसलिए कि कोई चांस नहीं होगा, आपने कोई गलती नहीं करनी होगी, कोई फंबल नहीं करना होगा। और आज जो है दोनों टीमें मैं ही समझता हूँ कि बिल्कुल अलर्ट ग्राउंड में उतरेंगी, अलर्ट ग्राउंड में उतरेंगी। जज साहब क्या कहेंगे आज़म खान के साथ साथ सलमान इरशाद के हवाले से? बड़ी अच्छी इस टूर्नामेंट में जो है बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं सलमान इरशाद, तो समझते हैं कि सेलेक्टर्स को भी उन पर थोड़ी सी नजर करम करनी चाहिए। अब देखिए, मैं पहले आज़म खान के से शुरू करता हूँ। आज़म खान का मोइन खान का बेटा होना ही एक बहुत बड़ी एक साजिश लगती है लोगों को, और उसकी परफॉर्मेंस जो टीम में आया वो समझते हैं मोइन खान का बेटा है तो इसलिए आ गया, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी शो कर रही है कि वो एक जेन्युइन बैट्समैन है। सिर्फ थोड़ा उसका मसला है वेट का।
अच्छा, वेट में भी मैं ये कहूंगा कि दुनिया में बड़े ओवरवेट प्लेयर पूरा पूरा कंप्लीट करियर गुजारा है। मिसाल के तौर पे माइक गेटिंग ने ना सिर्फ खेले बल्कि कैप्टन भी रहे, डेविड बून ऑस्ट्रेलिया के, अच्छा इंतखाब आलम। अच्छा, अब मैं ये जो प्लेयर है ना जिनके मैंने बात की, ये सेटल्ड वेट है इनके, मतलब ये अप एंड डाउन नहीं हुए इनके वेट। अगर आजम खान के साथ कोशिश की गई इसका वजन गिराने की, फिर बढ़ेगा फिर गिरेगा, नहीं, इसको एक वेट पे रहने थे, जो शर्जील के साथ हो रहा है। शर्जील भी अनसेटल्ड है। अब आपने पॉल स्टर्लिंग को देखा, घुटा हुआ, डेविड बून लाइक कितने पावरफुल शॉट मारे, तो आप उससे हर प्लेयर से उसके मुताबिक काम लें। आजम खान एक पावर हिटर है, ये हमारा वर्ल्ड कप T20 का एक असासा साबित हो सकता है, जो कि हम वजन गिराने के चक्कर में कि ये फिट हो जाए, फिट हो गया और रन नहीं करेगा तो वो फिटनेस किस काम की। अगर एक लड़का जो ओवरवेट है आपकी नजर में और आपके पास हिस्ट्री मौजूद है दुनिया के माने में, राणा तुंगा ने क्या करा, पूरी जिंदगी ओवरवेट रहे, वर्ल्ड कप तक जितवा दिया 96 में। अच्छा, जावेद साहब थोड़ी सी एक बात है ये कि आजम खान मुश्किल औकात में भी हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दिलाने में कामयाब हो जा रहे हैं। जी हाँ, क्यों देखें, एक बात और जहन में रखें, उसका अभी एक इब्तदाई एक शुरू का दौर है ये। जब ये मन जाएगा आजम खान तो ये बहुत फतूहात में इसका कलीदी किरदार होगा। अच्छा, अब आपने सलमान इरशाद की बात नहीं, नो डाउट कि सलमान इरशाद बहुत अच्छा साइड आर्म एक्शन है, लैसित मलिंगा के अंदाज में बॉलिंग करते हैं और जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की शानदार थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इतना पीछे से बैकअप आ रहा है, जैसे नसीम शाह ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ये पीछे लाइन में, जाहिर है ये उसको तो ओवरटेक नहीं कर सकते नसीम शाह को सलमान इरशाद, लेकिन ये है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को बॉलिंग में एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, उसमें से पाकिस्तान अपना हिसाब मिल रहा है। जावेद साहब, हमने देखा कि कराची किंग्स ने मीर हमजा को बाहर बैठा के रखा और जब उसे चांस दिया गया तो उसने परफॉर्म किया, तो समझते हैं कि हमारा बैकअप बड़ा मजबूत है। हर प्लेटफॉर्म पे विकेट कीपर्स हो, बैटर्स हो, उसके साथ साथ बॉलर्स हो, तो समझिए, और स्पिनर्स हो, तो बैकअप हमारे पास बड़ा अच्छा निकल कर आ रहा है पीएसएल से। मीर हमजा का मैं नाम लेना भूल गया। मीर हमजा देखें इतने सालों से परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई 500 से प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, उसको कोई नहीं पूछे, लेकिन एक दो परफॉर्मेंस ने नक्शा पलट दिया। उसके आने के बाद उन्होंने पहला मैच जीता कराची ने। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग में बहुत ज्यादा टैलेंट है और पाकिस्तान को आने वाला जो वर्ल्ड कप है 2020 ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन बॉलरों की को बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा जो उन ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट के लिए सूदमंद। बिल्कुल जावेद इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह ये ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे वर्ल्ड कप है, तो समझते हैं कि जिस किस्म के बॉलर्स हमारे पास पेसर निकल कर आ रहे हैं तो फायदेमंद साबित होंगे हमारे ये नौजवान बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर सिलेक्टर उन्हें मुंतखब करते हैं तो। बिल्कुल शहजाद भाई, माशाल्लाह पाकिस्तान के पास इस टाइम बेंच जो है बॉलरों से बैकअप के लिए, पाकिस्तान के पास एक से एक अच्छा बॉलर, जैसे जावेद भाई ने बात की, सलमान इरशाद है, अमीर हमजा है, जमान खान नया एक आया टैलेंट नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो हमारे को मकसद ये नसीम शाह वगैरह जो है इनको सिलेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया खेलना जाना पर इनके साथ सलमान इरशाद जो है वो भी जा सकता है, लेकिन उसका भी नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जो है ना भरी हुई है। अभी आपके पास 3-4 ही फास्ट बॉलर जाएंगे। मोहम्मद हसनैन का अगर बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो वो भी हमारे लाइनअप पे मौजूद हैं, उनका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उनके साथ तो बस क्या बताएं, लेकिन यह कि इंशाल्लाह उनका कोई ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा शुएब अख्तर उन पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर वो हो जाते हैं तो सबसे, यानी कि शाहीन के बाद जो है ना फर्स्ट चॉइस है, शाहीन के बाद जो है फर्स्ट चॉइस हैं। या साहब क्या कहेंगे वर्ल्ड कप के लिए, जिस किस्म की अगर हमें तैयारी और कैंप में लगाया जाए और इनमें जितने फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं और बैटर्स हैं जो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें कैंप में एक बाकायदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे बुलाया जाए, उन पर मेहनत की जाए, उसके बाद सेलेक्ट किया जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ग्रास रूट से निकल के खिलाड़ी, जब उसको कोई स्टेज मिलता है पीएसएल जैसा, अगर वो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, तो फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं या इनके जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को वहाँ पे मतलब बाकायदा मतलब उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए और उन पर तवज्जो देनी चाहिए। इस पे भी बात होगी। मैं अभी जो बात कर रहे थे जावेद साहब से, जो बात हो रही थी कि जो बल्कि खिलाड़ी होते हैं जिनके वेट होते हैं, अच्छा इसमें मतलब इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती और इसमें मतलब कोई वो नहीं हो सकता कि
खिलाड़ी को पूरी तरह से उसका फिटनेस लेवल जो है वो आला मेयार का होना चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए। खिलाड़ी को जो है स्लिम होना चाहिए, इस पे तो कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर खिलाड़ी अपने उसी वेट के साथ आपको 100% रिजल्ट दे रहा है तो फिर मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से हम आजम खान की बात कर रहे थे या शर्जील की बात कर रहे थे या जैसे जावेद साहब ने 3-4 नाम लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के, वो अपनी उस मतलब कैपेसिटी में रहते हुए और उसी फिजिक के साथ इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्लेयर्स को उनका वेट कम करने के लिए अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब है उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल तो हाथ कभी धो भी इस तरह बैठेंगे। आप ये देखें कि इससे कबल भी आपने देखा होगा शहजादा जावेद साहब भी, दोनों जावेद साहिबान जानते होंगे कि जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे जो मतलब अपनी अपनी शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन उन पर लोगों को ये इतराज़ था कि जी इसका एक्शन सही नहीं है, ये सही तरह से फ्रंट फुट पर नहीं आता, यूँ नहीं आता, यानी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और उनको जनाब वो ले गए अपने उनको ठीक कराने के चक्कर में, उसके बाद वो प्लेयर्स कभी नजर ही नहीं आए। बहुत सी ऐसी मिसालें अतीकुर रहमान और पता नहीं मतलब इस तरह के सैकड़ों नाम जो लिए जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट ये खिलाड़ी को फिट होना चाहिए, लेकिन उसके फिट होने के चक्कर में मतलब आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको कम से कम खराब नहीं करना चाहिए। जैसे आजम खान ने, जैसा जावेद साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वेट मतलब स्लो एंड स्टडी जरूर कम करना चाहिए, लेकिन अगर आप एकदम ये जाएंगे कि जी वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करना है और उसका वेट कम कर दें तो ऐसा नहीं है। और बड़ा पोटेंशियल है उस खिलाड़ी में, आजम खान ने उसने प्रूव किया है और मेरे ख्याल से जो उनको वर्ल्ड T20 से बाहर किया गया था उसके बाद अब उनकी परफॉर्मेंस मजीद निखार आया और उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी महसूस की। आज मैच लाहौर कलंदर्स का और इस्लामाबाद का है, तो हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। समझते हैं कि आज फखर जमान को काबू करते हुए दिखाई देंगे? देखिए इस वक्त लाहौर का ये, अगर फखर चल गए तो फिर तो ये लाहौर कलंदर के पास आ गया ही मैच। लेकिन अगर जैसे कि हमने अभी बात की मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी से नहीं स्कोर कर सके तो पेशावर ज़ल्मी 200 के करीब नहीं पहुंचा। इसी तरह अगर लाहौर कलंदर का फखर जमान नहीं चले जो कि थ्रू आउट स्कोर करना है पूरे कंप्लीट, यानी कि PSL 7। अच्छा, एक चीज हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स के जो ओपनर्स हैं अगर वो रन नहीं कर पाते तो हम देखते हैं कि वो 140 से 135 या 150 पर आउट हो जाती है टीम। अगर फखर रन करते हैं तो टीम ऊपर की तरफ रन करती दिखाई देती है। और समझते हैं आज बड़ा अहम किरदार है फखर जमान का। फखर का तो किरदार शुरू से अभी तक रहा है और शायद एक इनिंग में मेरे ख्याल में उन्होंने लेस देन 10 रन किए, लेकिन सब में तकरीबन 50+ रन किए। तो मैं ये समझता हूँ कि हाईएस्ट स्कोरर हैं जी, हाईएस्ट स्कोरर है। शान बहुत पीछे रह गए उनसे, शायद तीसरे नंबर पर आ गए शान। आजम खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने जी। तो मतलब मैं ये समझता हूँ बाबर आजम का जी, अब मैं ये समझता हूँ कि अगर फखर जमान को इन्होंने काबू कर लिया तो फिर तो लाहौर अच्छा, समझते हैं तो बॉलिंग अटैक भी नहीं है वो हसन अली का जो परफॉर्म कल उन्होंने की है आज बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है और वो अपने जो टीम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हसन अली बिल्कुल कर सकते हैं, खास तौर पे जब परफॉर्मेंस लगी होती है ना पिछले मैच में, तो नेक्स्ट मैच जो है बड़ा आसान होता है, प्लेयर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मेरी परफॉर्मेंस है। लेकिन उधर आप देख लो वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मुझे लग रहा है फखर को मिलने वाला है। तो दोनों का अगर उन्होंने ये चैलेंज लिया है तो उनको साबित करना पड़ेगा और फिर अगर इन्होंने फखर को आउट कर लिया तो एक नेक्स्ट लेवल पे हसन अली आ जाएगा। हसन अली नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। जिस तरह हसन अली की बात की, इसी तरह इस टूर्नामेंट के अंदर फ़हीम अशरफ भी बड़ा अहम किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं इस्लामाबाद के। तो समझते हैं आज फ़हीम अशरफ का भी किरदार अहम होगा। जावेद इकबाल साहब, फ़हीम अशरफ का किरदार समझे इस्लामाबाद में रीढ़ की हड्डी का है, क्योंकि बैटिंग से बॉलिंग से वो परफॉर्म करके दे रहा है। आज शादाब यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है ना सबसे ज़्यादा उम्मीदें होंगी वो फ़हीम अशरफ से, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर। और फ़हीम अशरफ का आप किरदार आप देखें, जो भी मैच इस्लामाबाद जीता है फ़हीम अशरफ की भी कहीं ना कहीं चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर हो, उसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी और वो टीम में नज़र आता है, खेलता हुआ नज़र आता है। बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है और आपको पता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए हमेशा वो मुश्किलात पैदा करता है। आज जो आप कह रहे हैं हसन अली का जो मुकाबला फखर से, हसन अली का नहीं फ़हीम अशरफ का मुकाबला होगा। असल जो है फ़हीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करा रहा है। बिल्कुल फ़हीम अशरफ बॉलिंग करा रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। रियाज साहब क्या कहेंगे फ़हीम अशरफ के हवाले से और साथ साथ जो है शादाब के हवाले से भी कहते हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर शादाब कल उनकी टीम में नहीं होते और वो तो कल फिट होके मतलब टीम में वापस आ गए हैं, तो आपने ये देखा कि इससे पहले जो 3 मैचेस थे वो आसिफ अली की क़यादत में टीम जो है इसका जीतने में कामयाब नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि
इस्लामाबाद की टीम ने अपने कप्तान शादाब की कमी को महसूस किया और साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे आया और वो जीत नहीं सके। और कल के मैच का यही प्लस पॉइंट था कि एलेक्स हिल्स और शादाब टीम के अंदर थे, तो शादाब ने सही डिसीजन ली। और जो आपने फ़हीम अशरफ की बात की, मैं ये समझता हूँ कि उनके जो 19 रन बनाए थे उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनकी फतह में। जब आज़म खान ने उस मैच को मतलब क्रूशल स्टेज से निकाला है तो फ़हीम अशरफ ने फिर उसमें किरदार अदा किया, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि वो आज भी जैसे उनका मैच है तो यकीनन वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा बिल्कुल करेंगे। आज भी फ़हीम अशरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड तवक्को करती है कि अच्छी परफॉर्म करें आज के मैच में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी फ़हीम अशरफ के हवाले से कि आज वो मैच में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नसीम राजपूत ने। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम शरार साहब, आपको, रियाज भाई को और आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई, कल के मैच में 5 विकेटों से इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की, तो समझते हैं कि हेल्थ का वापस आना, शादाब का वापस आना टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और टीम कामयाबी से हमकनार हुई। और बहुत अहम किरदार हेल्थ का भी रहा और शादाब का भी रहा, उसके साथ साथ आज़म खान ने बड़े अच्छे रन किए। और क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? कल का मैच जबरदस्त खेले और खासकर उनकी जो, जिससे आपने भी बात की कि जो इंजरी उनके प्लेयर्स को हो गई थी उसमें उनके कैप्टन भी शामिल थे, हसन अली भी शामिल थे, एलेक्स हेल्स चले गए थे जाती वजूहात की बिना पे, तो नकवी साहब जो उनके ऑनर है वो उनको वापस लेकर आए, उस लिहाज से वो एक बड़ी तकवीयत मिली। फिर बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है कि जब आपके तमाम मेन प्लेयर्स ग्राउंड में आ जाए। और वो हमने देखा कल हसन अली ने जैसा स्टाइल किया था दरमियान में आके, वो बहुत जबरदस्त था। शादाब फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई थी, लेकिन ये मैच ऐसा लगा कि पेशावर अपनी गलतियों से लूज कर गए। हालांकि जो उन्होंने मैच में ग्रिप कर ली थी, कल एक्सपीरियंस दिखाई दिया कामरान अकमल का, शुएब मलिक का, और उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग, अच्छा जिस अंदाज से बैटिंग की नसीम साहब, मोहम्मद हारिस पे बड़ा डिपेंड कर रही थी शायद पेशावर ज़ल्मी की। अगर वो 30, 35, 40 रन पिछले मैचेस में जिस तरह रन करते आ रहे थे, अगर वो कर जाते तो ये तकरीबन 190, 200 के करीब स्कोर कर लेते और फिर मजीद मुश्किलात हो जाती इस्लामाबाद के लिए। देखिए ये प्रेशर मैच है, ये डू एंड डाई मैच था, यहाँ पे अभी वो यंगस्टर्स हैं और आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो यंगस्टर्स से ऐसे मैच में नहीं लगाते हैं। एक राउंड मैच में और एक ऐसे मैच में कि आप हारे थे इवेंट से बाहर हो जाए, बहुत बड़ा फर्क है। और ये देखा हमने हारिस के चेहरे के तासुरात में देखा था, हारिस के बैट जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे थे उसमें दिखाई दिया था कि हारिस एक प्रेशर में दिखाई दिए, यासिर एक प्रेशर में दिखाई दिए। कौन प्रेशर में दिखाई नहीं दिया? कामरान अकमल दिखाई नहीं दिए। कौन दिखाई नहीं दिया? शुएब मलिक दिखाई नहीं दिया, एलेक्स हेल्स दिखाई नहीं दिए। आप देखें कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस का मेयार ज्यादा बेहतर दिखाई दिया। आम मैचों में बहुत सारे यंगस्टर्स अच्छी खेले कर जाते थे, कल हसन अली ने ही आके इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन वहां प्रयास की स्पेल ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी को खासा मायूस किया होगा। जो 50+ रन दे गए अपने स्पेल में, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर टीम सिलेक्शन पेशावर ज़ल्मी की, कल 3 डेब्यूटेंट खिला दिए उन्होंने बड़े मैच में, उन्होंने ये कर दिया। हाँ, नॉकआउट मैच में आप 3 डेब्यूटेंट के साथ कैसे मैदान में उतर सकते हैं? और वो उनको कॉस्ट भी किया कहीं ना कहीं। आखिरी ओवर करने के लिए उनके पास बॉलर नहीं था, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ वो मैदान में उतरे, तो ऐसा इन कंडीशन के अंदर फिर दुश्वार भी हो जाता है। मैं मेरी समझ में पेशावर ज़ल्मी की प्लानिंग नहीं आई। एक तो टीम सिलेक्शन की आती, फिर क्रूशल मौके के ऊपर वहाब रियाज को जो रोल प्ले करना था, वहाब रियाज वो रोल प्ले नहीं कर सके। एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, लेकिन आज लाहौर कलंदर्स को बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर यूनाइट हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। नसीम साहब, आज मैच में जिस तरह परफॉर्म कल की है हसन अली ने, तो समझते हैं आज फखर जमान, फ़हीम अशरफ और शादाब जो है फखर जमान को काबू करते हुए नजर आएंगे? देखिए फखर जमान की विकेट तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी,
फखर जमान की विकेट हासिल करना होगी इन्हें इब्तिदा में, अगर फतह हासिल करनी है। देखिए लाहौर कलंदर्स के पास दरमियान में डेप्थ दिखाई नहीं दे रही, हफीज उस तरह की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, एक फखर पे ज्यादा टीम रिलाय कर रही है। न डेविड वीजा जो माजी में उस तरह परफॉर्म करते आ रहे, नीचे से आके उस तरह की हिटें लगाने में कामयाब हुए, समित पटेल को शामिल किया था, उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो बैटिंग डिपार्टमेंट में क्या कहाँ रोल और कितना रोल प्ले कर पाते। फखर अपना नेचुरल गेम से हटते चले जा रहे हैं, इसलिए हटते चले जा रहे हैं कि नीचे उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही, और सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लाहौर कलंदर्स के 3 फास्ट बॉलर उनकी टीम की जान है, हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी और उनके साथ जमान एक जबरदस्त इजाफा है, और दिन ब दिन वो बहुत तेजी के साथ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशिद खान की कमी जो दरमियान में आके वो गेंद किया करते थे, वो कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन फखर को सपोर्ट नहीं मिल रही। देखिए बैटिंग डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज दिखाई दे रही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में एज लाहौर कलंदर्स को दिखाई दे रही है अपने 3 फास्ट बॉलर की वजह से। देखिए हफीज इफेक्टिव थे, पिछले मैच में उन्होंने अपने 4 ओवर में 16 रन देकर एक शान मसूद की कीमती विकेट हासिल की थी। क्या आज हफीज को अप्लाई कर पाएंगे नई गेंद से शाहिनशाह अफरीदी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टॉप 5 बैटर्स जो इस्लामाबाद के वो सारे राइट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होता है तो वहां पर आप हफीज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो जाते हैं, उन्होंने बड़ी की विकेट हासिल की थी। इस तरह शुएब मलिक को कल यूज ही नहीं किया वहाब रियाज ने। आज किस अंदाज से शाहिनशाह अफरीदी, और फिर एक और बड़ा फर्क जो इसमें दिखाई दे रहा है, अभी शाहिनशाह अफरीदी पहले सीजन में लीड कर रहे हैं और आखिरी 2 मैचेस कलंदर्स हार के आ रहे हैं। एक सुपर ओवर में मैच किया था वो लूज कर गए थे, फिर अभी मुल्तान सुल्तान से हार गए। मोरल वाइज लाहौर कलंदर्स को खड़े होने में थोड़े एफर्ट करना पड़ेंगे, फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह उनके पास डेप्थ नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये बैटिंग का गेम बन गया है शहजादा भाई, रन बोर्ड पे होंगे तो फिर बॉलर के पास चांस मौजूद होता है कि वो कितनी फाइट कर सकता है, वरना 160 170 और 2 मरतबा 200 रन तो शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान ने भी बनवा दिए इस PSL में। बिल्कुल गेम बैटिंग का है, और बैटिंग डिपार्टमेंट में फखर के हर मैच में रन स्कोर करेंगे, ऐसा नहीं होता कि वो हर मैच में रन। अच्छा नसीम साहब, हम ये भी देखते हैं कि अगर फखर रन नहीं करते तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइन जो है लड़खड़ा जाती है, उन्हें कोई सपोर्ट, हालांकि सीनियर मोहम्मद हफीज भी टीम का अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो अहम मौके पे वो भी रन नहीं कर पाते, तो समझते हैं कि आज मोहम्मद हफीज को भी अपना किरदार अदा करना होगा बैटिंग में। देखिए प्रेशर मैच में हर सीनियर प्लेयर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लेकिन हफीज पिछले मैच में भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। अब इस मैच में फखर जब तक लीग पर मौजूद थे, लाहौर कलंदर ऐसा लग रहा था कि वो 3 छक्के उन्होंने इमरान ताहिर को भी लगा दिए। देखिए अब लाहौर कलंदर ये बाजी ले जाएगा। एक फखर आउट हुए, दरमियान में धानी का एक अच्छा स्पेल जिसपे रिवर्स स्विंग हो गई थी और उसके बाद कलंदर सेटल ही नहीं हो सके। फखर आउट हुए और उसके बाद लाइन लग गई है और वो मैच 28 रन के बड़े मार्जिन से आ रहे, जबकि 164 रन चेज कर रहे थे। बहुत कोई 205 या 210 रन नहीं थे कि आप 28 रन से मैच हार रहे हो, यानी आप 150 रन भी बोर्ड पे नहीं सजा सके थे। फखर के आउट होने के बाद फखर के रन आप अलहदा कर लें, लाहौर कलंदर की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, उसमें वो ताकत, वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा कि जो स्पार्क एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कलंदर अगर पहली मरतबा चैंपियन बने तो उनके पास भी एक अच्छा मौका है, लेकिन मेरी अपने ख्याल में आप अगर वसीम जूनियर भी आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो फिर ये टीम और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी बात इस PSL से नौजवान खिलाड़ियों की कर लें नसीम साहब। हम इस देखते हैं कि इस PSL के अंदर जमान खान और खासकर सलमान इरशाद बड़े अच्छे परफॉर्म करते नजर आए, तो समझते हैं कि फ्यूचर बड़ा इनका जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए शहजादा भाई, आप इनकी बात कर रहे हैं, आपको हारिस की बात भी करनी चाहिए, हमें यासिर की बात भी करनी चाहिए। 4-5 खिलाड़ी हमें हर PSL से नजर आ जाते हैं कि यार इनमें स्पार्क दिखाई दे रहा है और ये फ्यूचर साबित होंगे। अब आप बताए ना, फिर हमने इसी PSL से उन्हें टूटते हुए और बिखरते हुए देखा है। आपको याद होगा अभी हैदर अली, अब वो चूचू का मुरब्बा बन के रह गए कि हैदर अली वो साउंड प्लेयर थे अंडर 19 वर्ल्ड कप जब खेल कर आए थे कि पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन मिल गया है, कमाल का बैट्समैन मिल गया। आपको पता चलता है 7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी।
ना आधे कीकर आधा बटेर बन के रह गए। वो इस उमर खान एक स्पिनर आए थे, कहाँ चले गए? हमें टैलेंट नजर तो आ जाता है, लेकिन वो टैलेंट फिर पाकिस्तान क्रिकेट की जीनत क्यों नहीं बन पाता? इसी PSL के दौरान ही वो खत्म होना शुरू हो जाता है और खत्म हो जाता है। निकले कितने हैं यहाँ से? मेरा सवाल ये है कि PSL टैलेंट तो दे रहा है, तो लेकिन नसीम हमें साहब वो समझते पूरा हैं कि दिखाई दे इनको रहा है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तलब करें, उन पे मेहनत करें ताकि वो फ्यूचर में जो है पाकिस्तान का असासा साबित हो। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में सोचना होगा। हर खिलाड़ी सेल्फिश होता है। 16 खिलाड़ी खेलते हैं, वो नहीं चाहते कभी भी कि उनकी जगह कोई ऐसा खिलाड़ी जो स्पार्क कर रहा हो उसको इन करा और वो उनकी जगह ले जाए। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही, आप ठीक कह रहे हैं, रोल प्ले करना होगा। उनकी ग्रूमिंग जो है वो इस अंदाज से की जाए कि वो ऑटोमेटिकली जरूरत बन रहे हो। हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं बन पाती? नहीं बन पाती तो इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ को हम खेलने का मौका ही नहीं देते। हम 11 और 16 से हटते ही नहीं है, हम उसी के दरमियान में खेल रहे होते हैं। जो जिस वक्त जिसकी पसंद का प्लेयर होता है वो 16 के अंदर शामिल होता है। तो वो कहते हैं ये हमारा गेम है, इस गेम में किसी को शामिल नहीं होने देंगे। कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई देती है। आपको याद होगा उमर खान जो लेफ्ट हाफ स्पिनर थे, पिंडी के जबरदस्त बॉलर आए थे, वो इमाद वसीम से ज्यादा अच्छी गेंदें कर रहे थे उस दौर में, लेकिन उसके बाद पता चला कि जनाब अली कुछ भी नहीं हो सका। वो उमर खान कहाँ पर है आज किसी को भी नहीं पता। पिछले साल तक तो मैं देख रहा था वो बेंच पे बैठे हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल तो वो बेंच पे भी उमर दिखाई खान के नहीं हवाले दे से बड़ी अच्छी बात कही आपने कि वो गायब होते हुए नजर आए। अच्छा बॉलर निकल कर सामने आए थे। नसीम साहब, वेनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो मजीद गुफ्तगू को जारी रखें। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान स्पिनर्स उमर खान के हवाले से, और हम देखते हैं कि इस PSL से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकल कर आते हैं सामने, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर की नज़र करम नहीं होती तो साइड लाइन पर हो जाते हैं। तो इसकी बेसिक वजह क्या है, रियाज साहब से भी पता करते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? नौजवान क्रिकेटर्स तो ज़रूर निकल कर सामने आते हैं, लेकिन फिर सेलेक्टर्स उस पर नज़र करम करते नज़र नहीं आते, कोई कैंप पे उन्हें मदऊ नहीं करते। तो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स को जो है नौजवान क्रिकेटर पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, सिलसिला ये है कि मतलब मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो है क्लैप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। होता ये है कि जब कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, जैसे नसीम राजपूत साहब बात कर रहे थे कि वो जो 14 की टीम होती है, 16 की टीम होती है, वो 14 और 16 की टीम तो होती है, लेकिन उनके पीछे भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो उनको मतलब वहाँ खिलाने का बाइस बन रहे हैं। उसकी वजह ये कि देखें, एक एक पोजीशन पे इस वक्त 3-3 4-4 लड़के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं खिलाड़ियों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जिनकी बैक जो है मजबूत होती है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि 3-4 लड़के जो है बिल्कुल मेरिट पे होते होंगे और उनकी मतलब चॉइस ही मतलब नंबर 1 होती होगी और वो यकीनन टीम में होते हैं और होते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा ऐसी खिलाड़ी होती हैं जिनका बैक जो है बहुत मजबूत होता है, और वो खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे आउटस्टैंडिंग प्ले परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कोई बैक नहीं होती, उनकी कोई से नहीं होती, तो इसलिए जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं और मतलब उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो निकल जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई न्यू कॉमर, जब ग्रास रूट से एकदम ऊपर आने वाला खिलाड़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, उस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त और हालात के लिहाज से बड़े बेहतर भी फैसले किए हैं, अच्छे फैसले किए हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि सिलेक्शन कमेटी है, उस पर मतलब मुस्तकिल कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म होती रही है। इसलिए कि आप देखें पास्ट में मतलब आपने देखा होगा कि जहां जिस लड़कियों को लेना चाहिए था, और ऐसी बहुत सी मिसालें, फवाद आलम की मिसाइल जो है इसके लिए काफ़ी है कि वो खिलाड़ी जो है आपको
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता रहा, लेकिन इंज़मामुल हक जैसी शख्सियत वहाँ मौजूद थी। नो डाउट के इंज़मामुल हक ने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन वहाँ देखें आप उनकी जो पर्सनल प्रेस्टीज थी वो इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने जो है उस आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी को नहीं लिया। तो इसी तरह से जो सिलेक्शन कमेटी होती है, बाज़ औक़ात जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन या कमेटी में होते हैं उनकी खुद भी ईगो होती है, पसंद नापसंद का पसंद और चलता नापसंद रहता है। बिल्कुल है। और जो अभी नसीम राजपूत साहब ने बात की और जो आपने बात की कि अच्छे खिलाड़ियों को मतलब क्यों नहीं ग्रूम किया जाता, वो बेचारे बाज उसमें से ऐसे होते हैं जिनकी कोई सेह नहीं होती, बैक नहीं होती, तो वो कहते हैं यार ठीक है यार बिला वजह हमारे जो 12-14 हैं। अच्छा, फिर ये जो 12-14 खेल रहे होते हैं ये आपस में मतलब एक दूसरे से इनकी इतनी अच्छी हो जाती है और इनके जो बड़े जो इनको लेके आते हैं उनकी भी आपस में होती है, तो वो चाहते हैं कि यार यही खिलाड़ी जो है खेलते रहे। तो ये अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क में, ये कमोवेश तमाम ही कंट्रीज में होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी नहीं है जितनी ये है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस PSL से अभी तो हम खिलाड़ियों की बात कर रहे थे ना, जो वो बेचारे जिनकी कोई मतलब बैक नहीं होती तो वो नहीं आते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है इस PSL के हवाले से कि माइकल वॉन ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि PSL जो है वो IPL से मतलब ये कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और कम से कम उसी के हम पल्ला है। तो मैं ये समझता हूँ कि PSL के लिए बहुत अच्छी बात है और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहिए, लेकिन बोर्ड सिलेक्शन के हवाले से क्रिकेट बोर्ड को नजरसानी करनी चाहिए। जैसा भी क्या कहेंगे, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि ग्रूम करना चाहिए नौजवान खिलाड़ियों को, तो समझते हैं कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास PSL जितनी PSL हो रही है हर में हमारे पास 4-5 जो है क्रिकेटर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, हैदर अली की पहले हम जरा उस पर बात हो रही थी तो मैं उसी पे कंटिन्यू रखता हूँ। हैदर अली को बेहतरीन मौके मिले, इतने मौके मिले शायद पाकिस्तान में इतने किसी को नहीं मिलते। फिर अब वो आजकल चूचू का मुरब्बा हो गए, क्यों? 7वें नंबर पे पेशावर ज़ल्मी से नहीं, मतलब कोई रीजन है ना 7वें पे क्यों हो गए? अगर जहां पर उनको जो उनका फ्यूचर नजर आ रहा था जब ये अंडर-19 खेल कर आए और जब पाकिस्तान की तरफ से खेले, एक बहुत ही स्ट्रांग और ऑन साइड के बड़े स्ट्रांग प्लेयर थे, और जब वो आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं फिर आपके साथ छेड़छाड़, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, ये नहीं कि मतलब कोई साजिश की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ट्राई किया जाता नेक्स्ट नंबर पे, फिर नेक्स्ट नंबर पे, तो वो तकरीबन मैं समझता हूँ 15 इनिंग तो खेल चुके हैं और वो स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता, हैदर अली को खुद सोचना होगा आखिर ये वजह क्या है, क्यों मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ। तो अब बात हो गई, जैसे हम अभी IPL से मवाजना कर रहे थे PSL की, आप जितना पैसा IPL में ना आप इसमें PSL में डाल दें, ये भी उतनी बड़ी बन जाएगी। फर्क कहाँ आ रहा है हमारे पास? मिसाल के तौर पे अभी हमारे प्लेयर जो हम टॉप कैटेगरी $1.5 लाख दे रहे हैं वो 1.5 मिलियन, तो देखिए ना 10 टाइम का फर्क है। तो जब इतना पैसे का फर्क होगा तो लड़के जो हमारे साथ ये अभी लड़के छोड़ के गए फॉरेन प्लेयर, तो यही रीजन है का थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जाके, फिर IPL शुरू होगी फिर दोबारा से पैसे आना शुरू तो, लेकिन क्योंकि यहाँ मीडिया ने बड़ा वो किया और बड़ा ये हाइट में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये था कि IPL में जैसा आपने खुद कहा, सही बात की कि इतना पैसा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था माइकल वॉन के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि बहुत कम फर्क है IPL और PSL का, स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, पैसे के हवाले से तो IPL हमसे काफी ऊपर है। बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने ये बात बोली है कि IPL के मुकाबले में PSL का बॉलिंग स्टैंडर्ड ज्यादा हाई है। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको मैं दूं, वर्ल्ड कप 21 में जो हुआ 2020 का, IPL खत्म हुई थी कुछ दिनों पहले ही, तो इंडिया की टीम कहाँ खड़ी रही? वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके सेमीफाइनल, हम सिर्फ एक मैच हारे और हम आ गए। अच्छा, अब आप ये देखें, हमें ऐसे प्लेयरों की जरूरत है। मैथ्यू वेड कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए थे, इवन IPL और टीम में भी नहीं। अब आप ये बताइए कि कैसे मैथ्यू वेड ने जो है मैच जीता। हमें ये वाला जो है ना प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो मैथ्यू वेड टाइप के लड़के, जो इम्पॉसिबल मैच था और वो स्कोर भी नहीं कर रहा था, भूल जाए ऊपर वो वार्नर और नीचे के जितने भी बैट्समैन थे, लेकिन उससे कैसा मैच जितवाया। तो फखर सही है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन बात ये हफीज कब तक 30-35 कर लेंगे 22 बॉल पे? कुछ बड़ी नहीं खेले 80-90, अगर फखर नहीं कर रहा तो स्टिल मैं समझता हूँ हफीज की बात की आपने, तो हफीज तो माशाल्लाह 200 विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने मतलब ये कि जो वहाब रियाज और जितने भी शाहिद आफरीदी उनकी फहरिस्त में शामिल हो गए। बिल्कुल, शाहिद आफरीदी की फहरिस्त में शामिल हो गए। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से? नौजवान क्रिकेटर से हवाले से देखें, ये जैसे नसीम राजपूत भाई ने बात की है कि पिछले साल देखें उमर वगैरह कितने लड़के आए, आज उनका पता ही नहीं है, बेंच पर भी नहीं नजर नहीं आए। ये एक पूरी लाबी है, हमारे मुल्क में पूरी माफिया है। जो प्लेयर आ रहा है देख रहे हैं कि इसमें करंट है, ये आगे आ सकता है, लेकिन जैसे रियाज भाई ने बात, जो 14 बैठे हुए हैं
उनके जो जिन पे हाथ है उनके, वो कभी भी नहीं चाहे कि इस नंबर का बंदा आकर बैठ जाए। अगर डगआउट थोड़ी में। सी मेहनत सेलेक्टर्स मीर हमजा पे कर लेते तो शायद वो आप पाकिस्तान का असासा साबित हो रहे होते। वो पाकिस्तान खेल चुका होता। देखे ना कराची, जब कराची किंग उसने आखिरी के 3 मैच उसको खिलाए और उसकी परफॉर्मेंस जो है कराची थोड़ा सा नजर आना शुरू हुई, एक मैच भी जीत गई, वो अमीर हमजा ने जितवाया। अब देखिए ऐसे प्लेयर हैं, वो गरीब का बच्चा है, कहाँ से आएगा, यहाँ माफिया बैठी हुई है, ये जो सिलेक्टर हैं, ये जो 14 आगे समझो फैमिली बन जाती है, उनके एक दूसरे से फैमिली टर्म्स हो जाते हैं, वो किसी को कहाँ आने देते बेंच में कि वो आकर बैठा हो मेरी जगह पे, अगर मैं नहीं हूं तो वो आकर बैठा है, ये कभी भी नहीं आने देते। ये पाकिस्तान का शुरू से सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान ये का कोई शुरू नया से नहीं ऐसा है। सिस्टम चल हाँ, रहा ये है। कोई नया नहीं है। थोड़ी सी रियाज भाई, मुख्तसरन जो है डिजिटल इस दफा जो है टाइटल दे दिया गया, स्पॉन्सरशिप दे दी गई है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से टिकटॉक को, तो समझते हैं कि अच्छा साइन है कि अभी डिजिटल स्पॉन्सर करेगा पाकिस्तान को। देखिए मैंने अपने एक आर्टिकल भी लिखे थे, उसमें भी मैंने ये कहा था और गुफ्तगू भी होती रहती है मुख्तलिफ चैनल पे, यहाँ पे भी, कि जब से रमीज़ राजा आए हैं उनकी अप्रोच जो है बड़ी मतलब ये कि पॉजिटिव है और बड़ा मतलब ये कि हर चीज़ को बड़ा थॉरली, मतलब नॉलेज भी उनकी बड़ी है, ज़ाहिर है वो पढ़े लिखी शख्सियत हैं। हर इंसान गलती का पुतला है, गलतियाँ तो कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ राजा जो है ना बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अभी जो हमारी PSL हुई है, इसमें पहली मरतबा हमारी फ्रेंचाइज को माली फ़ायदा हुआ है, और वो भी किसकी, तो उनकी अप्रोच है रमीज़ राजा की, उसकी वजह से। यानी वो फ्रेंचाइज जो काफ़ी कई सालों से, गुज़श्ता कई सालों से, हालिया सालों में मतलब नुकसान उनको हो रहा था, वो भी इस दफ़े फ़ायदे में आ गए, उनको भी पैसा मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी लामत है। जैसा आपने कहा कि सोशल डिजिटल एंटरटेनमेंट जो है टिकटॉक, आप कह रहे थे कि वो आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ कराएं, तो ये एक अच्छी बात है। इस तरह से और भी हम दुनिया भर में देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो मतलब इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो जो है बाकायदा इनको स्पॉन्सर करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। जैसा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये डिजिटल मीडिया ऑफ कोर्स ये नया दौर है, और इसमें अगर जैसे इन्होंने स्पॉन्सरशिप का बेड़ा उठाया है तो PCB के लिए माली फ़ायदा बहुत इसमें होगा। मैं समझता हूँ कि ये दौर है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी, जैसी रमीज़ राजा ने ओहदा संभाला है, वो कराची आए और कराची में आके बिजनेस कम्युनिटी से मिले, उनमें अखिल करीम डैडी भी थे, तो इतना एनर्जेटिक आरिफ हबीब साहब थे, नया नाज़म। तो मैं ये समझता हूँ जब चेयरमैन इतना एनर्जेटिक होगा, और ये ज़रा जहन में रखे वो तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं, तो ये पैशनेट लोग जिन्होंने के पाकिस्तान को सर्व किया है, और मैं समझता हूँ उन्होंने क्रिकेट में जो सर्व किया था एज ए प्लेयर, उससे ज़्यादा उनके पास मौका है एज ए PCB चेयरमैन के तौर पे वो पाकिस्तान को कहीं लेकर जाए, कोई मकाम दिलवाए। बिल्कुल, कोई मुकाम दिलाएं। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे अब डिजिटल मीडिया के हवाले से, जो पहले स्पॉन्सर पाकिस्तान के लिए बना है टिकटॉकर, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, इसमें बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान की मैशत पे भी इसका असर पड़ेगा। ये बहुत अच्छा साइन है। और जैसे जावेद भाई ने कहा कि रमीज़ राजा जब से आए हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और फिर बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, उनसे प्लान ले रहे हैं, अपना प्लान दे रहे हैं जो नज़र आ रहा है। और इसी तरह देखिए उसकी ज़िंदा मिसाल, जैसे ये टिकटॉक को आपने वो दे दिए, पूरे हकूक दे दिए, तो इससे जो है PCB के पास भी पैसा आएगा और पाकिस्तान की मैशत का भी हिस्सा बनेगा वो पैसा। ये जो है बहुत अच्छा साइन है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इनको दे दिया हकूक। बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के। प्रोग्राम में टाइम कम है। जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।